कहानी की शुरुआत रुकी नाम के लड़के से होती है जिसे कत्ल के केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। अगर ये कोई आम जेल होती तो शायद इसके लिए ये 10 साल आसानी से गुजर जाते, लेकिन ये मुस्तकबल की जेल है। सन 2001 के बाद दुनिया भर की हुकूमतों ने तमाम जेलों को प्राइवेट कर दिया था, जिसका मतलब है कि इन 4 दीवारों में वार्डन का अपना ही कानून चलता है। ये पैसों के लालची भूखे लोग इन कैदियों को गुलामों पे नाचते हैं की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें जुरा भी अंदाजा नहीं है कि इनकी जेल में किसने कदम रखा है। कैदियों से भरी एक बस जेल के चेक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन में आती है। बाकी जेलों की तरह ये भी एक प्राइवेट जेल है। एक एक करके तमाम कैदी अपना नाम और अपने गुनाह जेल के अफसरान के सामने कबूल करते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक कैदी अपने त्योर दिखाने लगता है। इसका नाम है रुकी, जिसे कत्ल के इल्जाम में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गार्ड्स के ऑर्डर्स को नजरअंदाज करते हुए वो सीधा मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, लेकिन अचानक डिटेक्टर शोर करने लगते हैं। गार्ड्स को लगा कि रुकी के पास कोई हथियार है, लेकिन एक्सरे में जो सामने आता है वो हैरानकुन था। पता चला कि रुकी के सीने में 5 गोलियां लगी हुई थी। गार्ड्स ने पूछा, तुमने उसे निकलवाया क्यों नहीं? जिस पर रुकी जवाब देता है कि मैंने उन्हें याद के तौर पर रखा है और जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे साथ रहेंगे। साफ जाहिर था कि रुकी कोई आम इंसान नहीं था, उसके अंदर दर्द सहने की नाकाबिल यकीन ताकत थी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जेल 4 हिस्सों में बटी हुई है और हर ब्लॉक को कुछ कैदी कंट्रोल करते हैं जिन्हें वार्डन ने ही मुंतखब किया है। वार्डन इस जेल का सबसे ताकतवर आदमी है। उसके बाद आता है असिस्टेंट वार्डन, जो उसके ना होने पर सब कुछ कंट्रोल करता है। अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे कुछ लोग तंग कर रहे थे। उन्होंने उसकी लकड़ी की ट्रेन तोड़ दी जो उसने अपने बेटे के लिए बड़ी मेहनत से बनाई थी। बाकी सब कैदी बस खामोशी से खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं थी। पता चला कि इस आदमी की कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन जेल के कैप्टन का राइट हैंड सैमुअल उसे धमकी देता है कि जब तक मैं इजाजत ना दूं तब तक तो बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर बूढ़े आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो वुड स्लाइसर उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर सैमुअल ने बड़ी फुर्ती से उसे पकड़ लिया और उसी स्लाइसर से उसका मन बेरहमी से छीन लिया। उसकी चीखें सुनकर गार्ड्स वहां पहुंचते हैं, लेकिन मदद करने के बजाय उन्होंने सैमुअल को वहां से जाने दिया और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। सैमुअल जैसे ही आगे बढ़ा, रकी ने उसके रास्ते में टांग उड़ा दी, जिससे वो सीधा कीलों के ऊपर जा गिरा। सैमुअल दर्द के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन इसके साथियों ने रकी से उलझना दोस्त ना समझा और सबसे पहले अपने बॉस को डॉक्टर के पास ले गए। सैमुअल की जान तो बच गई, लेकिन अब वो एक आंख से अंधा हो गया था। इसने रकी को मारने का सोचा, लेकिन तभी उसके एक आदमी ने कहा, बॉस आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम मैड ड्रैगन से उसका काम तमाम करवा सकते हैं। मैड ड्रैगन एक इंतहाई खतरनाक और ताकतवर कैदी था जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। फिलहाल उसे आइसोलेशन में रखा गया था क्योंकि उसने वार्डन के घोड़े को खा लिया था। अगले दिन सैमुअल ने गार्ड्स को रिश्वत दी और कहा, मैड ड्रैगन को रिहा कर दो ताकि वो रकी को मार सके। वहीं दूसरी तरफ हम उस बूढ़े कैदी को देखते हैं जिसे एक गार्ड अपने पास बुलाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी जल्दी रिहाई मंसूख कर दी गई है, अब उसे अपनी पूरी सजा काटनी होगी। ये सुनकर वो बूढ़ा कैदी रोने लगता है और उनसे रहम की भीख मांगता है, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। उल्टा उन लोगों ने उसे खूब पीटा और वहां से चले गए जैसे वो इंसान नहीं बल्कि एक बोझ है जो अब किसी काम का नहीं। उस बेरहम सिस्टम से टूटकर आखिरकार उस बूढ़े कैदी ने खुदकुशी कर ली। रात में गार्ड्स ने जब देखा कि वो रस्सी से लटक रहा है तो उसकी लाश नीचे उतारी गई। तमाम कैदी बस इसी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसे यहाँ टॉर्चर किया जा रहा था और उसे सैमुअल ने कैसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया। रकी अपनी सेल में खामोशी से बैठा ये सब सुन रहा था। जब गार्ड्स उसकी लाश को बाहर ले जा रहे थे तो रकी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ये मर चुका है, कम से कम मरने के बाद तो उसे बख्श दो। रकी ने उसकी हथकड़ियां तोड़ दी। उसने उसकी ट्रेन भी दुरुस्त कर दी थी जो उस बूढ़े कैदी ने अपने बच्चे के लिए बनाई थी, पर अफसोस अब उसका बेटा अपने वालिद से नहीं मिल सकेगा। अपने अंदर बने हुए गुस्से को बाहर निकालने के लिए रकी तेज तूफान में कुंफू करने लगा। उसे समझ आ गया था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे हर दिन लड़ना होगा, नहीं तो उसका अंजाम भी यही होगा। अगले दिन जब तमाम कैदी नहा रहे थे तभी गार्ड्स ने सबको बाहर जाने को कहा। रकी अब उन लोगों के बीच अकेला था। कुछ ही देर में वहां मैड ड्रैगन आया। रकी कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैड ड्रैगन ने उसे एक जोर का पंच मारा जिससे वो दूर जा गया। शुरू में उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि उस आदमी को उसे मारने के लिए भेजा गया है तो उसने बगैर देर किए मीट ड्रैगन के पेट में इतनी जोर से पंच मारा कि उसके अंदर का सब कुछ बाहर आ गया। उसकी इतनी भयानक मौत देखकर भी सैमुअल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और रकी को मारने की कोशिश की, लेकिन रकी ने फौरन उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां तोड़ दी और अपने हाथ में लगी कील को ऐसे निकाल दिया जैसे कि उसे दर्द महसूस ही न हुआ हो। उनकी चीख सुनकर गार्ड्स अंदर आ गए, लेकिन सैमुअल को बचाने में उन्होंने देर कर दी थी। तब तक रकी ने उसका काम तमाम कर चुका था। इस पल किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रकी को रोक सके, पर रकी ने बगैर किसी मुजाहमत के खुद ही सरेंडर कर दिया। गार्ड्स उसे ले ही जा रहे थे कि तभी नॉर्थ ब्लैक का कैप्टन उसे रोक लेता है।
रक्की की ताकत से वो काफी मुतासिर हुआ था। उसने रक्की को अपनी गैंग में शामिल होने की ऑफर दी, लेकिन रक्की ने उसकी ऑफर को ठुकरा कर वहां से चला गया। मीट ड्रैगन के पंच की वजह से रक्की के सीने में लगी गोलियां अपनी जगह से हिल गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम यंग रक्की को देखते हैं जो उस वक्त हाई स्कूल में था। एक दिन जब वो अपने वालिदैन की कब्र के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ एक अजनबी आदमी पहले से खड़ा उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा था। को पता चला कि वो उसके अंकल हैं जिन्हें बचपन से ही उसकी सुपर पावर के बारे में पता था। वो हमेशा दूर से उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन अब वक्त आ गया था कि वो सामने आकर रक्की को वो सब कुछ सिखाएं जिससे वो एक अजीम फाइटर बन सके। रक्की ने उन्हें अपने कुछ मूव्स दिखाए, लेकिन जैसे ही उसने अपने अंकल पर अटैक किया, इसके अंकल ने एक ही पंच में रक्की को धूल चटा दी। इसी पल रक्की को एहसास हुआ कि वो अभी तैयार नहीं है। इसके बाद इसके अंकल ने उसे सिखाया कि कैसे दिमाग और जिस्म पर काबू पाया जाता है। जल्द ही रक्की इतना मजबूत हो गया कि वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने हाथों से यूं ही तोड़ दिया करता था। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रक्की पूरी रात सोया नहीं था। सुबह गार्ड्स उसे उठाकर असिस्टेंट वार्डन के दफ्तर ले जाते हैं। हम देखते हैं कि वार्डन की पूरी मेज खाने से सजी हुई थी। उसकी एक आंख नकली थी और हाथ भी कटा हुआ था, जिसकी जगह उसने एक हुक लगा रखा था। साइक्लोपस ने कहा कि वो रक्की की रिपोर्ट पढ़कर सुनाए। रिपोर्ट के मुताबिक रक्की ने कत्ल किया था। उसका ना कोई खानदान था, ना कोई जानने वाला। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि रक्की बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाना चाहिए। हर कैदी को जेल में आने से पहले अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बताना पड़ता था, लेकिन रक्की की रिपोर्ट में पिछले 2 सालों का कोई जिक्र नहीं था। साइक्लोपस ने पूछा, बताओ इन 2 सालों में तुम कहाँ थे? इस दौरान तुमने क्या किया? लेकिन अपनी धमकियों के बाद भी वो रक्की का मुंह नहीं खोलवा सका। आखिर में वार्डन उसे एक लेटर दिखाता है जिसे किसी ने उसके लिए भेजा था। रक्की जैसे ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, वार्डन ने उसे हाथ में अपने नोकीले हुक फंसा दिए और उस पर एक के बाद एक जोरदार मुक्के की बारिश कर दी। इस लेटर के अंदर एक तस्वीर थी जिसे वार्डन ने अपने हाथों से मसलकर फाड़ दिया। ये देखकर रक्की को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथ से मेज के 2 टुकड़े कर दिए। वार्डन बुखला गया और उसने रक्की पर गोली चला दी, लेकिन रक्की ने वो गोली भी अपने हाथ से डिफेक्ट कर दी। वो चाहता तो वार्डन को मार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसे एक आखिरी वार्निंग देकर वहां से चला गया। अभी रक्की अपनी सेल में बैठा इन दिनों को याद करता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड केको के साथ हंसी खुशी रहा करता था। वो अपनी बांसुरी निकालता है और एक धुन बजाने लगता है, वही धुन जो उसे केको की याद दिलाती थी। लेकिन तभी एक गार्ड आता है और उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुमने ये धुन दोबारा बजाई तो ये बांसुरी तोड़कर फेंक दूंगा। अगले दिन कुछ कैदी एक आदमी को घेर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि यही गार्ड्स को अंदर की बातें लीक करता था। इस बूढ़े कैदी की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था। वो आदमी उनसे अपनी जान की भीख मांगता है और वादा भी करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, पर वो उसे बख्शने वाले नहीं थे। उनमें से एक आदमी लकड़ी काटने वाली एरी से इसके टुकड़े करने वाला था, पर तभी वहाँ नारोमी आ जाता है। नारोमी उसे बताता है कि यहाँ मेरी मर्जी के बगैर कोई किसी को नहीं मार सकता। हाथ में हथियार लिए एंड्रयू इस फैसले की पूरी तरह मुखालिफत करता है। वो कहता है कि सैमुअल ने रोल तोड़ा तो तुमने उसे जाने दिया, और अब जब ये रोल तोड़ रहा है तो तुम उसे भी जाने दे रहे हो, तो फिर इन रोल्स का फायदा क्या? नारोमी को इसके पैर पसंद नहीं आए। उसे लगा कि ये इसका तौहीन कर रहा है। साइक्लोपस दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसे नारोमी से कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसलिए वो उसे अपने दफ्तर में बुलाता है और एंड्रयू के मन में हुक फंसाकर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। साइक्लोपस कहता है कि रक्की की वजह से बाकियों में बहुत हिम्मत आ गई है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हर सेल में एक रक्की होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें एक सबक सिखाओ, रक्की को मार दो, बाकी सब खुद ही पीछे हट जाएंगे। उसके बाद नारोमी ग्राउंड में आता है। उसने एंड्रयू को एक बड़े से क्रास से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसकी हालत देखकर कोई भी उसकी तरह बगावत करने की हिम्मत ना करे। नारोमी ने रक्की को फाइट के लिए चैलेंज किया। रक्की लड़ने को तैयार था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वो सबसे पहले एंड्रयू को छोड़ दे। नारोमी को उसे मारने के ऑर्डर्स मिले थे, ना कि सौदेबाजी करने के, इसलिए वो बगैर देर किए रक्की पर टूट पड़ा। फाइट शुरू होते ही उसने रक्की की आंख में फंसे हुए कांच के टुकड़े फेंक दिए, जिससे रक्की अंधा हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए नारोमी ने उसके हाथ की नस भी काट दी। रक्की हार रहा था, पर तभी तमाम कैदी रक्की के लिए चीयर करने लगे, जिसके बाद रक्की ने पाइपलाइन तोड़कर उसके पानी से अपनी आंखों को साफ किया। अब उसे साफ दिखाई दे रहा था। नारोमी ने जैसे ही उस पर दोबारा जानलेवा हमला किया, रक्की ने उसके सर पर इतनी जोर से मारा कि उसकी आंखें पॉपकॉर्न की तरह बाहर आ गईं। रक्की ने अपनी कटी हुई नसें खींचकर आपस में बांध ली और अपने हाथ को ठीक कर लिया। नारोमी अब हार मान चुका था। उसने अपने ही पेट में छरी घोंपकर खुदकुशी करने की कोशिश की। रक्की उसे बचाना चाहता था, पर जैसे ही वो उसके पास आया, नारोमी ने फिर से उसे धोखा दिया और अपनी इंटेस्टाइन उसकी गर्दन में लपेटकर मारने की कोशिश की। रक्की ने कहा अब बस, और उसे इतनी जोर से मक्का मारा कि उसकी खोपड़ी चूर चूर हो गई। उसके बाद रक्की एंड्रयू को इस क्रास से नीचे उतारता है, लेकिन अफसोस तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तमाम कैदी मिलकर वार्डन के खिलाफ एहतजाज शुरू कर देते हैं। उन्होंने झुंड बनाकर साइक्लोपस को घेर लिया, लेकिन उसे मारने से पहले ही दूसरे ब्लॉक के कैप्टन उन्हें रोक लेते हैं।
एक ने तो एक कैदी का सर ही तोड़ दिया। ये देखकर डर के मारे सब रुकी के पीछे छुप गए। वो चाहते थे कि रुकी उनसे फाइट करे, लेकिन रुकी फाइट करने से इनकार कर देता है। उसे दुख था कि उसकी वजह से पहले ही कई लोग मारे जा चुके थे और अब वो और खून नहीं बहाना चाहता था। उसने एंड्रू की लाश अपने कंधे पर उठाई और वहां से जाने लगा। साइक्लोपस ने रुकी से पूछा, क्या तुम नारोमी की जगह नए कैप्टन बनना चाहोगे? लेकिन रुकी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो वार्डन के इशारों पर चलने वाला कोई पालतू कुत्ता नहीं था। हम वहां नारोमी की गोद में बैठे एलन को देखते हैं, जो अपने वालिद की मौत से बहुत दुख में था। उसने रुकी को एक पत्ते से धुन बजाते हुए सुना। वो भी वही आवाज निकालने की कोशिश करता है, पर उसे नहीं आता रहा था। तब रुकी उसके पास आया और उसे सही तरीका बताने लगा। जो कुछ उसके वालिद के साथ हुआ उसके लिए रुकी उससे माफी भी मांगता है, लेकिन उसने नोटिस किया कि एलन काफी देर से चुप है। जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि उन्होंने उसकी जुबान काट दी थी। रुकी को उसके लिए बहुत बुरा लगा। आखिर में रुकी ने उसे अपना फल तोहफा दिया, जिसे वो बगैर जुबान के भी आराम से बजा सकता था। बदले में एलन ने भी उसे कुछ पप्पी लीव्स दिए। रुकी ने पूछा, तुम्हें ये कहाँ मिला? उन्हें उगाना गैर कानूनी है। उसके बाद एलन उसे जेल का सारा काला हकीकत बताता। दरअसल जेल की 4 दीवारों के पीछे ओपीएम की फार्मिंग की जा रही थी, जो एक तरह का मंशियात है। वोंगचक दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अब क्योंकि रुकी को सब पता चल गया था, इसलिए वो उनके लिए खतरा था। तीनों कैप्टन ने मीटिंग बुलाई और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। वोंग एलन को बुलाती है और उसे कहती है कि रकी ने तुम्हारे वालिद को मारा है। अब वक्त है कि तुम उनकी मौत का बदला लो। आग में घी डालने के लिए उन्होंने उसे नारोमी की लाश दिखाई, जिसकी खाल उतरी हुई थी, और कहा यह सब रकी ने किया है। एलन जानता था कि रकी इतना बेरहम नहीं है। जब वो नहीं माना तो वोंग ने गुस्से में आकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को किसी कचरे की तरह ग्राउंड में फेंक दिया। उसे देखने के लिए कैदियों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर बाद रकी भी वहां पहुंच गया, और जब उसने लाश के पास अपना फल पाया तो वो समझ गया कि ये एलन की लाश है। फिर से एक बेकसूर की मौत इस बार वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ठान लिया कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद फायर अलार्म की आवाज से पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है। वोंग देखती है कि रकी ने पूरे ओबियम फार्म को जलाकर राख कर दिया था। अपनी सालों की मेहनत को इस तरह जलाकर राख होते देख वोंग का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसने रकी के सबसे कमजोर पॉइंट पर हमला किया, जिसे वो डेड पॉइंट कहती थी। अब रकी की मौत यकीनी थी। वो तड़प रहा था और तमाम कैदी उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ साइक्लोप्स को पता चलता है कि कल वार्डन यहाँ आने वाला है। ये खबर उसके लिए बहुत डरावनी थी, क्योंकि अगर वार्डन को सच पता चला तो उसकी शामत आना तय थी। रकी जल्द ही इसके हमले से रिकवर कर जाता है, जो देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि ये नामुमकिन था। इत्तेफाक के बावजूद भी आज रात उसकी मौत पक्की थी। एक ने इसकी बॉडी में नुकीली सुइयां जमाकर रकी की बॉडी को आटे की बोरी की तरह सील कर दिया। कतामा इसका काम तमाम करने ही वाला था कि तभी ऐलान होता है कि जो कैदी अपने सेल में नहीं जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। इसके बाद गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उनका निशाना सिर्फ रुकी ही था। वो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए कमरे में आ पहुंचा, पर तभी पूरा कमरा सीमेंट से भरने लगा। रुकी लोहे के गेट को चीरता हुआ बाहर निकल आया और उसने कितामा की भी जान बचा दी। वार्डन उसे फिर से जिंदा पाकर मायूस हो गया। जल्द ही रुकी की बॉडी पर लगा सीमेंट खुश्क हो जाता है और वो किसी पत्थर के स्टैचू की तरह धड़ाम से नीचे गिरता है। साइक्लोप्स ने कहा, सारे सबूत मिटा दो। कल वार्डन आने वाले हैं, मुझे सबसे पहले उनकी खातिरदारी करनी है, उनसे बाद में निपटूंगा। अगले दिन तमाम गार्ड्स वार्डन के इस्तकबाल के लिए लाइन में खड़े थे। तेज धूप में घंटों इंतजार के बाद भी वार्डन का कोई अत्ता पता नहीं था। कुछ गार्ड्स तो थक कर वहां खड़े खड़े झपकी लेने लगे, पर फिर अचानक एक गाड़ी आती दिखाई दी और सब फौरन अलर्ट हो गए। वार्डन के साथ उसका हरामखोर बेटा भी आया था, जो मस्ती करते करते कारपेट पर फिसल गया। वार्डन ने गुस्से में पूछा, कारपेट किसने बिछाया? साइक्लोप्स ने फौरन एक कैदी उसके सामने खड़ा कर दिया और झूठ बोला कि सर यही था। इतना सुनते ही वार्डन ने बगैर कुछ सोचे उस कैदी की आंखें फोड़ दी। वार्डन ने साइक्लोप्स से पूछा, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ था? इस सवाल ने तो उसके पसीने छुड़ा दिए, पर अब वो झूठ नहीं बोल सकता था। उसने कहा, कुछ कैदी बगावत पर उतर आए थे, तो हमें उनमें से कुछ को मारना पड़ा। वार्डन ने कहा, हर महीने यहाँ कोई ना कोई मर ही जाता है। तुम जानते हो कि पूरे मुल्क में इससे सस्ते मजदूर हमें कहीं नहीं मिलेंगे। उन्हें भूख या बीमारी से मत मारो, उन्हें जिंदा रखो ताकि काम होता रहे। खैर, इतना तो वार्डन ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि किसी ने उसके ओपीएम के फॉर्म जला दिए तो उसे हार्ट अटैक आ गया। साइक्लोप्स ने फौरन उसे दबा दिया, जिससे उसकी जान तो बच गई, पर गुस्सा वो तो रुकी को मार कर ही ठंडा होता। अथर रुकी अब भी पूरी तरह से सीमेंट में जकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वार्डन सामने आया, रुकी ने सीमेंट की मोटी तह तोड़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। वो उसकी जान लेने ही वाला था कि तभी कतामा ने पीछे से आकर उसे जोर से लात मारी, जिससे रुकी दूर जा गया। इसके बाद उसने रुकी के हाथों को जेल की सलाखों में जकड़ दिया और उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी।
इतना भी कम था तो उसने रुकी का सर पकड़ा और उसे इतनी जोर से दबाया कि उसके सर से खून बहने लगा। इससे पहले कि वो रुकी के 2 टुकड़े कर देता, रुकी पलट वार करता है और कतामा के जबड़े पर इतनी जोर से मक्का मारता है कि उसका जबड़ा तरबूज की तरह फट जाता है। कतामा को हाथ देखकर वार्डन ने एक बटन दबाया जिससे जेल की छत नीचे आना शुरू हो गई। रुकी ने इस हाइड्रोलिक प्रेस को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी। ऊपर से वार्डन ने उसे स्टन गन से 1 लाख वोल्ट का झटका भी दिया, जिससे रुकी और कमजोर हो गया। रुकी को मारने के चक्कर में वो ये भूल गए थे कि कतामा अभी अंदर फंस रहा था। अपने साथ ये धोखा होते देख कतामा ने रुकी की मदद की और उसे अपनी जान बचाने को कहा। रुकी तो किसी तरह बच गया, लेकिन कतामा बेचारा इस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दब कर मर गया। रुकी वार्डन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी वार्डन ने एक और बटन दबाया और रुकी सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गया। इसके बाद रकी को जंजीरों में बांधकर तमाम कैदियों के सामने लाया गया। वार्डन ने उन्हें ऑर्डर दिया कि सब बारी बारी रकी को दफन करना शुरू करें। उनमें से कुछ कैदी रकी के साथ होने वाले इस जुल्म का एहतजाज करते हुए कहने लगे, हम रकी को मारने में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वार्डन ऐसे लोगों को गोलियां मारवा देता है, जिसके बाद बाकी कैदी डर के मारे रकी को एक एक करके दफन करने लगते हैं। वार्डन ने कहा, हम उसे 7 दिन बाद दोबारा बाहर निकालेंगे और अगर तब तक ये जिंदा बच गया तो रकी की सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। लेकिन ये बस दिखावा था, क्योंकि वार्डन जानता था कि बगैर खाने और पानी के कोई इतने दिन जिंदा नहीं रह सकता। सांस लेने के लिए उन्होंने रकी के मुंह के पास पाइप लगाई और उसे मिट्टी में दफन कर छोड़ दिया गया। तमाम कैदी बस रकी के बारे में ही बात कर रहे थे। उन्हें लगा कि वो अब तक मर चुका होगा, पर तभी उन्हें जमीन के नीचे से एक धुन सुनाई देती है जो रकी अपने मुंह से बजा रहा था। उसे जिंदा पाकर सब खुशी की लहर दौड़ गई। एक डॉग वहां पास ही टहल रहा था। वोंग उसे मारकर उसका लिवर पाइप में डाल देती है ताकि रकी को ऑक्सीजन न मिले। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम रकी की गर्लफ्रेंड केकू को देखते हैं। एक दिन जब केकू लाइब्रेरी से वापस आ रही थी, तभी उसने कुछ लोगों को देखा जो मंशियात ले रहे थे। उसने फौरन वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और एक होटल में ले आए। वो उसका रेप करके मारने वाले थे, पर जैसे ही केकू होश में आई वो वहां से भाग गई और खौफ के मारे खुद छत से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। जब रकी को उसके बारे में पता चला तो वो गुस्से में इस मंशियात में फरोश के पास गया। उसे देखकर उस आदमी ने रकी पर एक के बाद कई गोलियां चलाई, लेकिन रकी सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ा और उसे मार दिया। बस यही उसका जुर्म था जिसके लिए उसे 10 साल की सजा मिली। दूसरी तरफ 7 दिन पूरे हो चुके थे। अब वक्त था रकी की लाश को बाहर निकालने का। एक जेसीबी मशीन की मदद से वार्डन ने खुदाई करवाई और रकी को बाहर निकाला। जब उन्होंने उसकी नब्ज चेक की तो पता चला कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वार्डन समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, इससे दोस्ती करना उसके लिए फायदे का सौदा हो सकता था। उन्होंने उसे दोबारा कैद कर दिया और जब वार्डन ने उसकी रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला कि उसमें कुछ तफसीलात गायब थी। उसने रकी से पूछा, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो, बताओ वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन काफी तशद्दुद के बाद भी रकी उन्हें कुछ नहीं बताता। वोंग समझ गई थी कि ये अपने मुंह नहीं खोलेगा। उसने कुछ ब्लेड्स पीस कर रकी के मुंह में डाल दिए और उसे बंद करके एक के बाद कई थप्पड़ मारे। ब्लेड रकी के मुंह को चीरते हुए उसे पूरे खून से सुर्ख कर देते हैं, पर फिर भी रकी आखिर तक टिका रहा। इसके बाद उन्हें सेल में फेंक दिया गया। वो भूख और प्यास से तड़प रहा था, लेकिन इसी रात एक कैदी चुपके से उसके लिए खाना ले आया। उसे खाकर रकी को थोड़ी ताकत मिली, पर ऐसा करते हुए जेल के खबारी ने उसे देख लिया था। उसने उसके बारे में गार्ड्स को बता दिया, जिसके बाद साइबर गार्ड्स उस कैदी के सेल में गए और उसे मारकर रकी के पास घसीट लाए। कई बार आवाज लगाने पर जब रकी ने जवाब नहीं दिया तो साइबर गार्ड्स के साथ अंदर आ गए। जैसे ही रकी को पता चला कि जिसने रात को उसे खाना दिया था उसे मार दिया गया है, रकी ने साइबर गार्ड्स को बहुत पीटा। साइबर गार्ड किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन बाकी कैदी उसका पीछा करके उसे पकड़कर बहुत मारा। जल्द ही गार्ड्स और कैदियों में दंगे शुरू हो गए और पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। दूसरी तरफ वार्डन इन सबसे बेखबर जेल का इंस्पेक्शन कर रहा था। इंस्पेक्शन के दौरान उसने एक कैदी को अपने बेटे के बारे में कुछ गलत बोलते हुए सुना, जिसके बाद उसने उसके हाथ काट दिए ताकि कोई दोबारा ऐसी गलती ना करे। तभी वहाँ रिकी आ जाता है। वार्डन ने उस पर एक खास तरह की गोली चलाई जो शरीर के अंदर जाकर फट जाती थी। रिकी ने साइबोर को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और वो गोलियां उसके शरीर को चीरते हुए उसके अंदर ही फट गईं। रिकी अकेला उन सभी का सामना करता है। वोंग ने उस पर एक के बाद एक कई जानलेवा वार किए, पर रिकी उसके पैरों को तोड़ देता है। दूसरा कैप्टन उसकी ये हालत देखकर डर गया और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वार्डन ने उसे खुद ऊपर वाले के पास पहुँचा दिया। अब वार्डन और रिकी आमने सामने थे। रिकी ने उसे एक ही पंच में दूर फेंक दिया, लेकिन हम देखते हैं कि वार्डन को एक खरोच भी नहीं आई थी। जल्द ही वो अपना इंसानी रूप छोड़कर एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पता चलता है कि उसके पास भी रिकी की तरह सुपर पावर्स थी, बस उसे उसका इस्तेमाल करने के लिए अपने इस भयानक रूप में आना होता था। रिकी ने उसे एक पंच मारा जो सीधा उसके पेट के आर पार चला गया, लेकिन वार्डन को कुछ महसूस नहीं हुआ।
मार खा खाकर रिकी की हालत खराब हो गई थी, लेकिन तभी उसे अपने अंकल की कही एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि हर मॉन्स्टर की एक कमजोरी होती है, उसे ढूंढो और वहीं पर वार करो। रिकी ने देखा कि पास में ही एक मीट ग्राइंडर चल रहा था। उसने वार्डन को उठाया और उसने उसे उसी ग्राइंडर में फेंक दिया। उसके शरीर के टुकड़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने रिकी को भी अपने साथ घसीटने की कोशिश की। देखते ही देखते पूरा कमरा खून से लाल हो गया, पर रिकी पीछे नहीं हटा। उसने अपना पूरा जोर लगाया और वार्डन को अंदर धकेलता चला गया। आखिर में सिर्फ उसकी मुंडी ही बची, जिसे लेकर वो बाहर आया। वहीं दूसरी ओर गार्ड्स और कैदी आपस में लड़ रहे थे। रिकी उनके पास आया और उन्हें बताया कि वार्डन मर चुका है, अब तुम सब आजाद हो। आखिर में रिकी ने जेल की दीवारें तोड़ दी, जिससे सभी कैदियों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बन गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी में लॉजिक को उतना ही पीटा गया है जितना कि रिकी ने विलेंस को। लेकिन ये स्लैशर मूवीज के जॉनर में कल्ट क्लासिक मूवी है। लोग इस मूवी की आज भी तारीफ करते हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।